नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अल्नीनो वाला एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि सूखे का प्रभाव बहुत खतरनाक पड़ेगा और उसी के बाद में जस्ट जो है खतरनाक तूफान और झंझावत के साथ में बरसात आ गई, बहुत जबरदस्त वाली। तो मैंने क्या होगा कि क्या वो गुरुजी थे तो कहता अल्नीनो का प्रभाव है, हमके जो है सूखो पड़ी हो तो हमें बरसात होने लगी। बताओ टाइम कितनी फोरी चल रही है। मतलब आप मतलब फैक्ट साइंस पर आधारित फैक्ट दे रहे हैं, भूगोल पर आधारित, लेकिन उसका भी जो है उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अब आते हैं सीरियसली, इस पॉइंट को भी क्लियर किया जाए कि वो होता है मानसून के लिए। ये मानसून वाली वर्षा नहीं है। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जीके को पढ़ा है तो मानसून पूर्व जो वर्षा होती है ना उसे दोगड़ा कहा जाता है और ये दोगड़े से भी पूर्व की है, यानी कि ये बिन मौसम की बरसात थी। ठीक है, इसका कोई मानसून से लेना देना नहीं है। अल नीनो जब प्रभाव बनता है तो वो मानसून को कमजोर कर देता है। तो मानसून जो एक्चुअल में देखने को मिलता है वो कमजोर इस बार देखने को मिलेगा और ला नीनो प्रभाव होता है वो मानसून तगड़ा करता है। तो कुल मिला के इस क्लास में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी क्लास की इसकी वजह से ही अपने लाइट पानी की व्यवस्था बंद हो गई थी। लाइट यानी कि ये जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी है और पानी यानी इंटरनेट, इंटरनेट की लाइनें टूट गई हमारे यहाँ, तो सारी कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। तो इसलिए ये क्लास अब रिकॉर्ड हो रही है, तो एक दिन का गैप इसीलिए आया है आपके। ठीक है, बताना मेरा फर्ज है क्योंकि काफी सारे बच्चे इंतजार करते हैं। ठीक है टाबरो, तो इंगे साथ ही एक और चीज थान बता दूं टाबरो, देखो अब तान ध्यान है कि सीईटी के मायने 40% की अनिवार्यता कर दी, वो तो सबने ध्यान है। और सीईटी के मायने मैं कह रही हूं, अगर बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर क्या ऐसी भी कोई टेस्ट सीरीज है क्या, सिर्फ उसको पढ़ ले और 40%, मैं कि सिर्फ 40% की बात कर रहे हो आप इसमें 80% लेके आओगे। 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार हो गई है, जिसके अंदर आपके देख लो राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान और का भारत का भूगोल और राज व्यवस्था, दैनिक विज्ञान कंप्यूटर, सामान्य हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। और भाई साहब इतने शानदार प्रश्न नए पैटर्न के आधारित जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बोनस टेस्ट भी इसके अंदर शामिल किए हैं। यानी कि जैसे एक चैप्टर है भारत का अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश, तो 2-3 टेस्ट तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपके सभी तरीके के प्रश्न है जो रेगुलर टेस्ट सीरीज उनकी व्याख्या भी, और एक टेस्ट इसका ऐसा मिलेगा 10-15 प्रश्न का जिसमें सिर्फ और सिर्फ कथन कारण कालानुक्रम वाले वो जो दिमाग को हिला के रख दे, वो सारी चीजें यहाँ पे उनकी व्याख्या। मैं कह रहा हूं 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ इनसे लिया होगे। अब ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है और आप लोगों के सेवा के लिए चल रहा है, इसलिए आप देखोगे कि 10,000 प्लस प्रश्न देने के बावजूद भी इसकी जो है प्राइस देख लीजिए। ये कोई सिंगल सिंगल भी ज्वाइन करता है तो उनके लिए भी सुविधा है, जरूरी नहीं है कि एक ही रखी होती। तो मान लीजिए किसी को सिर्फ भारत का भूगोल और उस पर अभ्यास करना है तो वो है, और जिनको कंप्लीट करना है वो ये अलग अलग ज्वाइन मत करना, वो सीधे यहाँ जाना, क्योंकि अलग अलग की काउंटिंग करोगे ना आप तो वो होगी 306, लेकिन वहां पे भी आपको ऑफर दे दिया है कि 251 रुपए। और जीएसटी तो देखो सरकार लेती, जीएसटी जुड़ेगा, सीधी सट बात है। ई कॉमर्स कंपनियां जीएसटी के अंतर्गत ही आती है, जीएसटी सरकार लेती है। हम जो आपसे लेते हैं वो ये है, ठीक है, प्लस जीएसटी जुड़ के आता है तो वो जीएसटी ऊपर के पैसे सरकार ले लेती है। तो हम ये लेते हैं, उसमें आप लोगों को ये सेवा दे रहे हैं। मई महीने में लॉन्च किया ये और आगे आने वाले मई तक ये जारी रहेगी। जो जितना लेट ज्वाइन करेगा उसको उतने ही बचे हुए समय के लिए मिलेगी, बिना इधर उधर देखे इफ एंड बट। ये है भाई, मैं कल कहीं भी हो एक वीडियो बनाया कि एक पिज्जा और 2 कोक आप चलते चलते जो है 200 250 300 रुपए खर्च करके आ जाते हो। 300 350 रुपए में ये जो मैं बता रहा हूँ एक पिज्जा 2 कोक आते हैं, और इससे भी कम में 251 रुपए में आप लोगों को मतलब पात्रता क्लियर हो रही है। ये समझ लो, ढंग से अभी से अभ्यास करना है, अभी से इसको प्रैक्टिस में ले लेना है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दियो है तो सारा ही साथियों तक आसूचना थाने पहुंचानी है। ठीक है, चलो टालो अब आप क्लास में आते हैं। तो आरबीएसई क्लास के अंदर अपने चल रहा था राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश में आज अपन पढ़ेंगे जो खास शासक जो अपने क्या कहते हैं आरबीएसई की किताब में दे रखे हैं वो मालदेव और चंद्रसेन। लेकिन टावरो मालदेव और चंद्रसेन के अलावा यानी कि काल आपे क्या पढ़ियो, काल आपा पढ़ियो राव जोधा जी। क्या पढ़िया? राव जोधा जी। ठीक है, राव जोधा जी के थान है एक पुत्र हा राव बीका जी। कौन हा? राव बीका जी। और राव जोधा जी के एक भाई हा जिनको नाम हो कांदल जी। कहीं हो? कांदल जी, कांदल जी। अब कांदल जी यानी हिसार में हा, कांदल जी कट हा हिसार के मायना हा, और हिसार में कांदल जी ने एक आदमी पराजित कर दियो जिनको नाम हो सारंग देव, जिनको नाम हो सारंग खान। ठीक है, सारंग खान।
तो सारंग खां पराजित करियो तो जोधा जी और बीका जी ए है नहीं बाप बेटा ए अटू चालिया इंगे पराजित करने इन पर गया बटे हिसार गया इन पराजित करियो सारंग खान ने सारंग खान हरायो बिग बाद में बाप बेटा दोनों ही पाछा आता नहीं बी टाइम जो है जोधा जी बीका जी को 2 वचन ले लिया बीका से 2 वचन ले लिए कि पुत्र आपको मुझे 2 वचन देने पड़ेंगे ठीक है तो क्या तो एक तो लाडनू की जागीर ठीक है लाडनू की जागीर लाडनू की जागीर एक तो मांग ली एक वचन में और एक वचन में मांग लिया जोधपुर की गद्दी का त्याग यानी कि उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे जोधपुर की गद्दी पर हिस्सा नहीं जमाएंगे जोधपुर की गद्दी का सातल देव के पक्ष में त्याग ये 2 वचन मांग लिए तो फिर यहां से जो है राव बीका फिर बाद में कोडम देसर जाते हैं और कोडम देसर में जाकर फिर जो है जांगल प्रदेश के अंतर्गत जो आता है वहां पे फिर बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं और फिर वहां पे बीकानेर में राठौड़ों की अलग ही मतलब राठौड़ों का वंश वहां पे अलग तरीके से चलता है तो ये थोड़ा सा अपने को बीच में ये चीज जाननी थी कि हाँ जोधा जी के बाद में बीका की क्या स्टोरी रही और उसके बाद में फिर जो बनता है शासक वो सातल देव बनता है कौन बनता है सातल देव तो सातल देव के अंदर ध्यान रखना एक तो इन्होंने जैसलमेर के अंदर एक कस्बा बसाया जिसका नाम था सातलमेर क्या नाम था सातलमेर सातलमेर कस्बा बसाया और देखो सातल देव के समय अजमेर का सूबेदार था एक जो खास खास पॉइंट है वो सारे के सारे बता रहा हूं मैं अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां कौन था मल्लू खां तो मल्लू खां से इनका जो है संघर्ष हुआ मल्लू खां को इन्होंने एक बार पराजित किया फिर बाद में मल्लू खां इनके ऊपर आक्रमण करता है यहाँ और मल्लू खां बुरी तरीके से हारता है ठीक है और हारी हुई सेना जो है वो जा रही होती है तो बीच में पीपाड़ एक जगह आती है जोधपुर के पास पीपाड़ तो पीपाड़ के अंदर जो है गणगौर की पूजा कर रही थी छोरियां ठीक है किसकी गणगौर पूजन और कितनी छोरियां ही 140 युवतियां तो इस मल्लू खां का एक सेनापति था मल्लू खां का सेनापति इसका नाम था गुडले खां सेनापति गुडले खां था इस गुडले खां ने क्या किया कि इन छोरियों को 140 युवतियों को किडनैप कर लिया इनका अपहरण कर लिया और साथ में ले गए जब ये खबर सातल देव के पास पहुंचती है तो सातल देव इसको जो है इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए जाते हैं सातल देव इन कन्याओं को छुड़ाने के लिए जाते हैं और इनको फिर आप लोगों को जो मैंने बताया कि पीपाड़ के अंदर जो है ये पूजा कर रही होती है इनको छुड़ाने के लिए जाते हैं तब संघर्ष होता है इनके बीच संघर्ष होता है तब वो इसको गुडले खां को मारते हैं और गुडले खां का सिर जो है वो तीर से पूरा छिद्रित करके और लड़कियों को देते लड़कियां फुटबॉल खेलती है ऐसा इतिहासकार कहते हैं मैं कौन कौन ठीक है और उसी समय से जो है गुडला नृत्य की शुरुआत होती है जिसके अंदर महिलाएं मटके के छिद्रित मटके के अंदर दीपक लगा के और नृत्य करती है ये गुडला नृत्य मारवाड़ का स्पेशल है और इसकी शुरुआत सातल देव ने की थी गुडले खां को मारा था इस उपलक्ष्य में तो ये ध्यान रखना कुछ स्रोत ये कहते हैं कि गुडले खां की पुत्री जिसका नाम था गिंदोली जिसका नाम गिंदोली था उसने ये गुडला नृत्य शुरू किया था तो दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखना है सातल देव पहली प्राथमिकता पे रखना है कि सातल देव ने जो है ये शुरुआत की तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं देखो ये जो संघर्ष होता है ना इस संघर्ष में सातल देव खुद भी बहुत जबरदस्त घायल हो जाते हैं और गणगौर के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो जाती है ठीक है यहाँ गुडले खां इस यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि सातल देव ने हराया सातल देव ने मारा और गणगौर के दिन सातल देव की मृत्यु हो जाती है सातल देव के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राव सूजा कौन बनते हैं राव सूजा बनते हैं और राव सूजा के बाद में बनते हैं राव गांगा कई जगह राव गंगा भी लिखा मिलेगा राव गांगा के बाद में मालदेव इस तरीके से ये जो है वंशक्रम आगे चलता है अब थार दियोड़ो सीधो मालदेव और पहला आ कहानी जाननी जरूरी है इंगे पहला गंगा ने भी जानना जरूरी है ठीक है चलिए अब देखो आता है आपके एनसीईआरटी के अंदर सीधा क्या आता है राव मालदेव हसमत वाला शासक
इन्हें कहा गया हस्मत वाला शासक। अब इनसे पहले राव गांगा बने, ठीक है। तो राव गांगा के अंदर ध्यान रखना कि राव गांगा जो है वो भी योग्य शासक हुए। उन्होंने खानवा के युद्ध में सहायता भेजी थी, मारवाड़ की तरफ से सहायता भेजी राव गांगा ने थी। सेना लेकर गए थे, लगभग 4000 के करीब सैनिक लेकर गए थे मालदेव। मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी किसने थी? इनके पिताजी राव गांगा ने। तो यहां पे ध्यान रखना, इनके पिता का नाम क्या था? पिता राव गांगा, पिता राव गांगा। तो राव गांगा ने जो है यहाँ पे सेना भेजी थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो एक सेवकी का युद्ध होता है। अब सेवकी के युद्ध के अंदर वैसे लड़े तो थे मालदेव, लेकिन आता है नाम राव गांगा का। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब देखो मालदेव और चंद्रसेन तो अपन पढ़ने वाले ही है, लेकिन सेवकी के युद्ध में आपको ध्यान रखना है कि ये होता है दौलत खां, नागौर का शासक होता है दौलत खां, और राव शेखा, ये दोनों एक तरफ होते हैं, और एक तरफ होते हैं ये गंगा और राव गंगा और जैत सिंह, राव गंगा और जैत सिंह। यहां पे लिख लेता हूं मैं सेवकी के युद्ध में, ताकि ये क्या है पूछ भी सकते हैं। 1529 के करीब की बात है, ये कब हुआ पूछ ले तो 1529। तो इसमें देखो एक तरफ तो होता है दौलत खां, दौलत खां प्लस राव शेखा, प्लस राव शेखा वर्सेस राव गंगा, राव गंगा और राव जैत सिंह, राव जैत सिंह। अब ये राव गंगा के चाचा होते हैं राव शेखा। इस युद्ध में राव शेखा मारे जाते हैं और यहाँ पे जीत होती है राव गंगा और राव जैत सिंह की। ये सेवकी का युद्ध है, 1529 में लड़ा गया। मालदेव भी इस युद्ध में लड़े थे साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अपन अपने मालदेव पे आते हैं। देखो मालदेव पे आने से पहले ये ध्यान रखें कि 1532 के अंदर एक बार मालदेव जाते हैं अपने पिताजी को मिलने, जो राव गंगा है। राव गंगा के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये नशे पत्ते के शौकीन थे, कोई ना कोई नशा पत्ता गांजा वगैरह का इनका जो है सेवन किया करते थे। गांजा नहीं रहे, अफीम का, ठीक है, अफीम का सेवन किया करते थे। और अफीम की पिनक में एक बार बैठे थे, पिनक यानी कि नशे में एक बार बैठे थे, और मालदेव गयो चरण स्पर्श करने। और बाद में ये कहते हैं इतिहासकार के जो है राव गंगा ऊपर से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव ने धक्का दिया चरण छूने के बहाने और उनकी जो है हत्या की गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव तो धोख देवना की और राव गंगा खुद ही चमके नीचे पड़ गया है। अपने भी देखो एकदम किसी धुन में बैठे हैं और एकदम से आके कोई अपने को आवाज देगा तो अपन भी चमकेंगे ना ऐसे। तो वही चीज के वही इंसिडेंट हुआ, राव गंगा नीचे गिर गए और राव गंगा की मृत्यु हो गई। तो बहुत सारे विवाद चले थे उस समय, और इसी कारण जो है मालदेव को वहां जोधपुर छोड़ के जाना पड़ा था। और मालदेव का जो है राज्याभिषेक भी जो किया गया है वो सोजत में किया गया है। इसी कारण कहां पे हुआ है? सोजत के अंदर राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ है, जोधपुर के अंदर नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये ऐसे ही इतिहास चलेगा भैया। अब देखो आते हैं अपन राव मालदेव पे। राव मालदेव के लिए ये कहा जाता है कि ये बहुत जबरदस्त शासक हुए। इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फारसी इतिहासकार इन्हें हस्मत वाला शासक कहते हैं। फारसी इतिहासकार क्या कहते हैं? हस्मत वाला शासक कहा जाता है। 52 परगनों के राजा भी इन्हें कहा जाता है। बहुत सारे जो है इनके नाम है। तो देखो यहाँ पे खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 के अंदर। राव मालदेव ने राणा सांगा की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। उस समय मारवाड़ के शासक उनके पिता राव गंगा थे। अब देखो राव गंगा थे, राव गंगा की मतलब हत्या करने के कारण मालदेव पितृहंता शासक भी कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? पितृहंता शासक भी कहलाए हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो मेवाड़ की सहायता 1532 में बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की मदद की। 1532 में आक्रमण अलग हुआ था, फिर 1534-35 में अलग हुआ है, ये ध्यान रखना। राज्य का विस्तार तो देखो 1542 में मेड़ता के वीरमदेव, अब मेड़ता के वीरमदेव और मालदेव के बीच में भी आपसी वैमनस्य हुआ। वो वैमनस्य किस कारण हुआ वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे वीरमदेव का जब जब नाम आए तब तब ध्यान रखना, एक दरिया जोश नाम का हाथी था। कौन था? दरिया जोश नाम का हाथी था। ये हाथी था किसका? ये हाथी था दौलत खां का। जब इसको हराया था तो यहां से राव गंगा और ये दरिया जोश नाम का हाथी लेकर आए थे। वीरमदेव ने इसे मांगा था, इन्होंने मना कर दिया। हाँ कौन था? और ये हाथी ये जो है वो रंग राय आपने पड़ी थी पातर। तो ये लुगाइयों के कारण, हाथियों के कारण, घोड़ों के कारण बहुत सारे युद्ध हुए हैं। और तो और मतिरे के कारण भी हुए था, ध्यान है, मतिरेरी राड़ 1644 है। तो बहुत सारे युद्ध अलग अलग कारण से हुए हैं कुल मिला के खुद के स्वाभिमान के कारण, ठीक है।
ये सारे निमित्त है, लेकिन हुए हैं स्वाभिमान के कारण। तो दरिया जो साथी के कारण इनके बीच में वैमनस्य रहता है। 1542 ईस्वी में मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह को हराकर उनके राज्यों पर ये अधिकार कर लेते हैं। तो देखो ये तो रहता ही है वैमनस्य इनके बीच में। और ये जो है ये ध्यान रखना आपको, व्यक्तिगत जीवन के अंदर ध्यान रखना है भाई साहब रूठी रानी का प्रसंग। अब ये क्या है, 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह होता है। भाई साहब स्टोरी आप लोगों के लिए, लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह होता है। इतिहास में पूछा जाएगा रूठी रानी का नाम बताइए, तो आप लिख के आ जाना उमादेव, ठीक है। अब उमादेव से विवाह होता है और ये बताते हैं कि विवाह की पहली रात के दिन, जिसको आप फर्स्ट नाइट बोलते हैं, उस दिन उमादेव अपने कक्ष में मालदेव का इंतजार कर रही थी। मालदेव काफी समय तक नहीं आते हैं, दारू पीता, बट बैठन पार्टियां करता। तो एक दासी को भेजा इन्हें बुलाने के लिए, ठीक है, फॉर्मली कैडो कोई नाम हो बिंगो, मालदेव को बुलाने भेजा। और मालदेव मतलब वो दासी बहुत सुंदर थी। तो दासी रखना मतलब खराब बात नहीं है, लेकिन दासी सुंदर नहीं होनी चाहिए। तो दासी बहुत सुंदर थी और मालदेव जो है नशे में पूरे आशा मतलब पूरे आदि मतलब उसके अंदर पूरे ही रम चुके थे, नशे के अंदर नशा था, उनको कोई पता नहीं था। और ये कहते हैं कि वो दासी जब बुलाने गई है तो मालदेव जो है पूरी रात उसके साथ ही बिता लेते। सुबह उमादेव को पता चलता है कि मालदेव पहला तो सोची हो कि पार्टी करता हुई, पार्टी में बैठा हुई, बिंग बाद में ध्यान पड़ी हो गया दासी रहते ही हाँ पूरी रात। तो फिर उमादेव रूठ जाती है और उमादेव कहती है कि मालदेव अब मेरे लायक नहीं रहे, मालदेव मेरे लायक नहीं रहे। ये बात पता चलती है उमादेव के पिताजी लूणकरण। तो लूणकरण जो है मालदेव को मारने की प्लानिंग करते हैं। भाई साहब हम ठिकाने लगाना पड़ी, कंवर साहब गलत काम कर दिया। और ये चीज जो है मालदेव को कह देती है कौन, उमादेव की माँ, यानी कि लूणकरण की पत्नी, वो कह देती है। और फिर वो यहां से चले जाते हैं और फिर यहां से जो है मालदेव उमादेव को तारागढ़ भेज देते हैं। तो रूठी रानी पूरे जीवन तारागढ़ रहती है रूठ के। अब बीच में ऐसी भी समय आया था जब जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम है ईश्वरदास जी, वो उनको भेजा भी था बुलाने के लिए उमादेव को वापस, और उमादेव को मना कर लेके भी आ रहे थे ये। लेकिन बीच में जो है रानियों को, दूसरी रानियों को पता चल गया कि उमादेव वापस आ रही है, तो इन्होंने यहाँ से आशा बारट को, जो है एक व्यक्ति है आशा बारट जो बहुत ही वाणी के धनी हुए हैं, उनको भेजा कि कैसे भी करके उमादेव नहीं आनी चाहिए। तो जब बीच रास्ते में उमादेव पहुंचती है तब वो एक दोहा बोल के सुनाते हैं कि मान तजे तो पीव रखो और पीव तजे तो मान, दोह गयंद न बंदी है एकण थंबे थान। यानी कि यदि मान रखते हो तो अपने पिया को त्यागना पड़ेगा, और पिया को रखते हो तो अपने मान को त्यागना पड़ेगा। कि आप रूठ के वहां बैठे थे, यदि आप मान के कारण बैठे थे, आपके मान को हानि पहुंची थी इसलिए बैठे थे, और अभी यदि आप मान रखना चाहते हो तो पिया जी का त्याग कीजिए, और पिया जी के साथ में रहना चाहते हो तो मान का त्याग करिए। और दो गाय एक ही खंबे के नहीं बन सकती है, ये ध्यान रखना। कौन सी, एक तो पिया और एक मान। तो इसलिए जो है ऐसी उस समय भाई साहब ये चीज उनको खल गई और वो वहां से वापस जो है तारागढ़ की ओर रवाना हो गए। तो ये चीज रही है, उमादेव वाली स्टोरी रही है, जिसको अपने राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी का इतिहास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए विवाद देखिए, मालदेव के ससुर उन्हें मारना चाहते थे, जिनकी सूचना मालदेव को उनकी सास दे देती है। मैथान बता दी हुई और नोट्स मेकिंग पैटर्न है पूरी। परिणाम क्या हुआ कि इस घटना से मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए। रानी उमादेव रूठ कर अजमेर के तारागढ़ किले में रहने लगी और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। ओ ये ब्रो ले स्क्रीनशॉट। अरे बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, इतिहास में चीजें पूछे है सारी की सारी, ठीक है। अब देखो शेरशाह सूरी से संघर्ष किसका हुआ, मालदेव का शेरशाह सूरी से भी संघर्ष होता है। अब शेरशाह सूरी का संघर्ष तो हो रहा था हुमायूं से, किससे हो रहा था, हुमायूं से संघर्ष हो रहा था। तो शेरशाह सूरी ने मालदेव को एक संदेश भेजा कि हुमायूं जो है ना आपके वहां से निकलेगा, तो हुमायूं जब वहां पे आ जाए तो मुझे सूचना दे देना। तो मालदेव ने वहां पे उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां से दिल्ली सल्तनत से कोई लेटर आया है, यानी कि उसका मतलब रेस्पॉन्स देना है। हुमायूं आता है यहाँ पे और कहते हैं कि एक जोगी तीर्थ या कुल ए जोगी नाम के एक जगह है, क्या कहते हैं, जोगी तीर्थ, और या फिर इसको पढ़ने में आता है कुल ए जोगी। इस जगह पर फड़ौदी के पास इस जगह पर इनकी मुलाकात होती है, किसकी, मालदेव और हुमायूं की मुलाकात होती है। और वहां पे मालदेव हुमायूं को पकड़ते भी नहीं है और शेरशाह सूरी को संदेश भी नहीं भेजते हैं। ये चीज बाद में शेरशाह सूरी को पता चल जाती है। तो शेरशाह सूरी की दुश्मनी हो गई अब किससे, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि यहाँ पे तो भाई दुश्मन का दोस्त
अपना भी दुश्मन हुआ फिर, इसलिए वो वाली चीज हो गई। तो यहाँ पे फिर शेरशाह सूरी और इनके बीच में, वैमनस्य के बीच यहीं से आ गए। तो देखो क्या हुआ कि शेरशाह से पराजित हुमायूं मालदेव से सहायता का संदेश भेजा था, क्योंकि वे जानते थे कि हुमायूं के बाद अगला नंबर उनका ही होगा। ठीक है, क्या है, शेरशाह से पराजित हुमायूं को मालदेव ने सहायता का संदेश भेजा था। ठीक, क्योंकि ये जानते थे कि हुमायूं के बाद अगला नंबर उनका ही होगा, कि भाई हुमायूं को हरा दिया है तो फिर बाद में मालदेव की तरफ ही आना है। गिरी सुमेल का युद्ध, ये गिरी सुमेल के युद्ध के बीच की मैंने स्टोरी आप लोगों को बता दी। अब ये गिरी सुमेल का जो गिरी सुमेल नामक जगह वो जैतारण में पड़ती है। ये गिरी सुमेल जगह कहां पड़ती है, जैतारण के अंदर, ये ध्यान रखना, जैतारण। और जैतारण कहां पड़ता है, वर्तमान ब्यावर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये जगह पूछते हैं। 5 जनवरी 1542 को ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 5 जनवरी 1542 नहीं 44, 1544 को। देखो 1544 ये होता है और 1644 मतीरे की राड़ होती है। ठीक है, शेरशाह ने चालाकी से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया, जिससे मालदेव मैदान छोड़कर चले गए। अब देखो सेनापति कौन थे, सेनापति थे जैता और कुंपा। सेनापति कौन थे, जैता और कुंपा। हुआ ये कि ये वीरमदेव है ना, यहाँ पे तो ये आया नहीं है इसका जिक्र, लेकिन क्योंकि आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखा, ये नोट्स पूरी तरीके से उस पे, लेकिन वीरमदेव जो है ये बीच में चालाकी कर लेता है। वीरमदेव जो है जैता और कुंभा के पास में 20-20 हजार रुपए भेजता है। एक को तो कहता है हमारे कंबल लेने, एक को कहता है हमारे हथियार खरीदने उसके लिए, है ना। तो ये, लेकिन वीरमदेव और कल्याणमल ये जो है ये शेरशाह सूरी की तरफ मिल जाते हैं। जब शेरशाह सूरी की सेना आ रही होती है तो ये बीच में ही उनके साथ में मिल जाते हैं। अब ये मतलब चालाकी से रुपए उनके पास पहुंचाए और एक लेटर इनके जो है उसके क्या कहते रहे, मालदेव के खेमे के बाहर, मतलब उसके टेंट के बाहर गिरा दिया कि यहाँ, और इनके वहां पे जो है इनके वहां पे एक जाली लेटर ऐसे ही किसी के जरिए अंदर पहुंचा दिया। जैता और कुंभा के वहां तो जाली पत्र रखवा दिया अंदर छुपा के, और यहाँ पे इनके बाहर जो है वो एक लेटर गिराया इसके मालदेव के खेमे के बाहर, कि उसमें ये लिखा था कि आपके जो है सेनापति हमने खरीद लिए हैं, और जब युद्ध के समय जब आप सेना लेकर आओगे तो आपके दोनों सेनापति जो है ये पीछे हट जाएंगे और आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो इसकी जो है जांच आप कर सकते हो, इनके खेमे में क्या रुपए पटे। तो ये चीज पढ़ के अब कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, ये अपन देखेंगे भाई, चेक तो करा, चेक करा तो जैता और कुंपा के टेंट में से वो जहां रुके हुए थे वहां से रुपए निकलते हैं। लेकिन जैता कुंपा को तो इसकी कोई भनक ही नहीं थी, और ये पता चलने पर मालदेव जो है युद्ध भूमि छोड़कर जोधपुर किले की ओर चले जाते हैं, और जोधपुर की जो है किले की दुर्ग की सुरक्षा के व्यवस्था में लग जाते हैं। ये बात जब जैता कुंपा को पता चलती है तो जैता कुंपा को लगता है भाई साहब अपने तो मतलब पेट खराब कर दिए इन्होंने, अपन तो बिल्कुल ईमानदार और अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार है, लेकिन इन्होंने तो जालसाजी कर दी है, ये कूटनीति की है इन्होंने यहाँ पे। तब जैता कुंभा ये निर्णय करते हैं कि हम लड़ेंगे और अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और इस चीज को साबित करेंगे कि हमने जो है कहीं भी विश्वासघात नहीं किया है। कहते हैं कि जैता कुंभा बहुत जबरदस्त तरीके से लड़े हैं, जी जान से लड़े हैं, और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इतने खतरनाक लड़े भाई साहब कि इन अफगानों के जो है पैर उखड़ने लगे थे। और जब मरते मरते ये युद्ध जीता है शेरशाह सूरी, और उसके बाद में शेरशाह सूरी के मुंह से अनायास ही निकलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। क्या मुट्ठी भर बाजरा, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान, इसमें है क्या, बाजरा उगता है मुट्ठी भर, और इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की सल्तनत खो देता, मैं यहाँ हार जाता। बताओ, इतने खतरनाक तरीके से लड़े। अब उस समय मालदेव नहीं गया होता, इन पे विश्वास किया होता और लड़ते उस समय खतरनाक तरीके से, तो बस खेल वही खत्म था, दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे होते मालदेव। है, देख ले आही कहानी। मालदेव के वीर सेनापति जैता और कुंपा ने शेरशाह से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। शेरशाह का कथन था, उनकी वीरता से प्रभावित होकर कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। और अंतिम समय देखिए 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद, शेरशाह की मृत्यु होती है कालिंजर दुर्ग को जीतते हुए। ठीक है, बारूद का इनका जो होता है, अपने क्या कहते हैं उसको, मैं आज बहुत सारे शब्द भूल रहा हूं, पता नहीं रोहित शर्मा को ज्यादा देखा है कि पता है क्या हुआ है। ठीक है, तो बारूद की जो उसको बोलते हैं भंडार, ठीक है, जहां पे बारूद रखते हैं उसके अंदर ही गोला जो है वहां से टकरा के वापस आके वहां गिर गया, फट गया, मर गया। ठीक है, ये हुआ था। तो मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता फिर से जीते। और भाई साहब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अब एग्जामिनर बना रहा है। क्या निम्न में से किस पे वापस जीत हासिल नहीं की, निम्न में से क्या जीते क्या नहीं जीते, ये बना रहा है। तो ध्यान रखना, जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता, ये सब जीते हैं। ठीक है, बस मैं चालना नहीं, आवाज नहीं दे रही हूं, मैं बता रही हूँ था क्या जीतिया है।
क्या क्या जीत्या है मालदेव? जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता वाले आ जाओ जल्दी से। हाँ इस तरीके में बोले बस वाले। हाँ तो इसी तरीके से याद करना अपन को। इनकी मृत्यु हो जाती है 1562 में, राव मालदेव का निधन हो जाता है और इसके बाद में शासक बनते हैं राव चंद्रसेन। कौन बनते हैं? राव चंद्रसेन बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, चंद्रसेन भी छोटे थे, इनके बड़े और भाई थे, लेकिन चंद्रसेन को उत्तराधिकारी मालदेव ने बढ़ा दिया था। ठीक है, आई स्टोरी है भाई साहब आपके मालदेव की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थे। अच्छा, और लिखना चाहो तो लिखना कि बदायूं ने इन्हें महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। ठीक है, अच्छा उपनाम तो लिखा ही नहीं, महान पुरुषार्थी राजकुमार किसने कहा? बदायूं ने कहा। ठीक है, इसके अलावा 52 युद्धों के विजेता, अस्मत वाला शासक और पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता इन्हें कहा गया। मारवाड़ का पितृहंता शासक। ठीक है, ये सारे उपनाम में भी आपको याद रखना है। चला के आगे, ओके लो स्क्रीनशॉट ले लियोगे? ठीक है, अब देखो राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है, और ये मेवाड़ में जिस तरीके से महाराणा प्रताप लड़ते हैं उस तरीके से ये जंगलों में रहकर ज्यादातर इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया है, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। देखो बता रहा हूं उत्तराधिकारी और पारिवारिक संघर्ष कैसे चला है। राव मालदेव के उत्तराधिकारी, तो राव मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों यानी राम सिंह और उदय सिंह के स्थान पर तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वही रानी के प्रभाव के कारण चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया। राम सिंह और उदय सिंह हो गए नाराज, ये चले गए अकबर के पास। अकबर के पास चले गए कि भैया हम वहां से आ गए हैं, हमारे हिस्से में आता था राजपाट, दे दिया चंद्रसेन को। ठीक है, वहां चले गए, भाइयों का विरोध देखने को मिला। चंद्रसेन को गद्दी पर बैठते ही अपने दोनों भाइयों, बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इनसे कई सारे संघर्ष भी किए इन्होंने। फिर मुगल हस्तक्षेप होता है 1564 में, जब राम सिंह और उदय सिंह अकबर से सहायता मांगने जाते हैं। तब वहां पे जो है राम सिंह के कहने पर 1564 के अंदर हुसैन अली कुली खां को भेजता है सबसे पहले अकबर, चंद्रसेन के खिलाफ भेजता है। ध्यान रखना 1564 वाला पूछा जाता है, सबसे पहले हुसैन अली कुली खां को। अच्छा, इनके माता का नाम स्वरूपदे था। ठीक है, माता का नाम स्वरूपदे, तो बताओ पिता का नाम क्या था? अरे मालदेव, अमर पंडित यहाँ। ठीक है, ये क्या है कि ये लिख लेना, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सहायता मांगने के लिए चंद्रसेन का भाई राम अकबर की शरण में चला गया। इसके बाद अकबर ने हुसैन कुली खां को, हुसैन अली कुली खां पूरा नाम था, ठीक है, इसके नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब यहां से जो है चंद्रसेन, अब चंद्रसेन जो है यहां से, यहाँ पे जब ये जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं तो चंद्रसेन यहां से चले जाते हैं भाद्राजून। कहां चले जाते हैं? भाद्राजून चले जाते हैं। ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो, पहलो पलायन थान पूछेला कट गया भाद्राजून, बींगे बाद में सिवाना जावे। ठीक है, पहलो पलायन पूछे तो ध्यान रखना कि भाद्राजून गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो अब एक बार। ठीक है, देखिए अब फिर क्या होता है कि नागौर दरबार का आगमन होता है। नागौर दरबार का आगमन होता है 1570 में नागौर के अंदर। तो वहां पे एक्चुअली है क्या, सभी को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए किया गया एक आयोजन है, लेकिन नागौर दरबार नाम दे दियो। नागौर में आन जो है सारा ही हिंदू राजा जो वो मिली अकबर। अकबर ने देखा कि उस समय जो है यहाँ सूखे के हालत बहुत रहते थे, तो यहाँ पे एक शुक्र तालाब भी खुदवाया था 1570 में। नागौर के अंदर शुक्र तालाब खुदवाया था अकबर ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1570 में नागौर दरबार लगाया, तो चंद्रसेन भी उसमें जोधपुर को वापस पाने की इच्छा से गए थे, आशा से गए थे कि हमें भी जोधपुर मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि दरबार में अकबर का झुकाव इनके भाइयों की तरफ यानी कि राम सिंह और उदय सिंह की तरफ देखा। जब ये चीज देखते तो चंद्रसेन फिर वहां से निकल जाते हैं वापस, कहे भाई वो अकबर तो है, राम सिंह और उदय सिंह रो है, अपन जोधपुर पक्ष देने वाला है कौन, तो वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जोधपुर का प्रशासक अकबर जो है बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? ये 1572 की बात है, 1572 की बात है ये, कि बीकानेर के
राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1570 के बाद की बात है ये। मुगलों का उद्देश्य चंद्रसेन को मारवाड़ से मिलने वाली सहायता को रोकना था और गुजरात मार्ग को सुरक्षित करना था, इसलिए उसकी घेराबंदी की जाती है। जगह जगह जो है चंद्रसेन को, जहां जहां चंद्रसेन जाते हैं वहां वहां पे छापे डाले जाते हैं। चंद्रसेन आगे आगे, मुगल सेना पीछे पीछे। तो चंद्रसेन भागते भागते जो है कई जगह जाते हैं, जिनमें से ये सोजत जाते हैं, जिनमें से ये सिवाना जाते हैं, जिनमें से ये डूंगरपुर भी रुके हैं। तो ऐसे जो है इनकी भागते हुए ये संघर्ष करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इस कारण ये जो है इतना इन्होंने जंगलों में रह रहकर संघर्ष किया है, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्या ध्यान रखोगे, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो, अभी तो है और पढ़ना है। भागते भागते इनके साथ एक बार इतनी आर्थिक कंडीशन खराब हो गई थी कि 1576 में जो पोखरण का दुर्ग था इनके अधीन, चंद्रसेन के अधीन पोखरण का दुर्ग था, उसे इन्हें बेचना पड़ा। कितने? 1,00,000 फदिये में। 1,00,000 फदिये, फदिये सिक्के चलते थे उस समय। 1,00,000 फदिये में हर राय को देना पड़ा, ये हर राय को बेच दिया। इतनी आर्थिक कंडीशन खराब हो चुकी थी, ठीक है। देखो फिर क्या हुआ, भादरा जून से मैंने बताया आप लोगों को कहां जाते हैं, ये सिवाना। 1564 में जोधपुर छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने पहले भादरा जून और फिर सिवाना की दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को अपना केंद्र बनाया था। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना कि पहले कहां बाद में कहां, ठीक है। देखो इस दरमियान इनके जो है, इस दरमियान साथी कौन रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये चीजें ऐसे ही पूछी जाती है। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में रावल सुखराज, सूजा और देवीदास इनके प्रमुख साथी रहे हैं, प्रमुख सहयोगी रहे। कौन कौन रहे? रावल सुखराज, सूजा और देवीदास, ठीक है, ये ध्यान रखना स्पेशली। और छापामार युद्ध प्रणाली को ये तवज्जो देते हैं। सिवाना के बाद रामपुरा के पहाड़ों में ये चले गए, जब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामपुरा के पहाड़ों में रहकर इन्होंने संघर्ष किया। जब मुगलों ने दबाव बनाया तो इन्होंने पीपलोद, पीपलोद यानी कि पीपलूद, जिसको कहते हैं पीपलूद, पीपलूद राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का लघु माउंट कहलाता है। ये है हल्देश्वर की पहाड़ियों में। कहां पे है? हल्देश्वर की पहाड़ियों के अंदर है, हल्देश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। और ये हल्देश्वर की 7 पहाड़ियां हैं एक जैसी, वहां पे ये स्थित है, जिसको कहा जाता है पीपलोद, पीपलूद। और कानूजा के पहाड़ों में शरण ली। यहां इन्होंने मुगलों को परेशान करने के लिए लूट खसोट की नीति अपनाई, जिससे स्थानीय लोग उनसे कुछ नाराज भी हुए थे, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई थी, तो स्थानीय लोग भी इनसे नाराज हुए। ये ध्यान रखना है कहां कहां रुके हैं, पीपलोद, कानूजा, रामपुरा, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ले उठाओ स्क्रीनशॉट। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अन्य राज्यों में इन्होंने शरण ली है, जैसे कि निरंतर मुगल पीछा होने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है वही चीज नोट मेकिंग में वापस लिखनी भी जरूरी है, इसलिए मैं बताया ना आपको। जैसे सबसे पहले भादराजून के बाद ध्यान रखना सिवाना, रामपुरा की पहाड़ियां, कानूजा की पहाड़ियां, ठीक है। फिर बाद में ध्यान रखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही तक गए हैं ये, ठीक है। फिर देखो मुगलों के सामने कभी न झुकने का संकल्प लेकर चंद्रसेन संघर्ष करते रहे और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये पूछे कि मृत्यु कहां हुई, तो सिरियारी नामक एक गांव है, सिरियारी, ठीक है, सिरियारी शारण कहा जाता है, ये पाली के आसपास पड़ता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इनकी सिचियाप भी नाम से जानते हैं सिरियारी को, तो यहाँ इनकी मृत्यु होती है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? मारवाड़ का प्रताप कहा गया इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा गया, यानी कि महाराणा प्रताप से इनकी तुलना किसने की है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने की है और राम सिंह सोलंकी ने। ये महाराणा प्रताप, ये कहा किसने है? ये कहा है विश्वेश्वर नाथ, विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी, ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना। देखो प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है और इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा गया है, इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा गया है, इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा गया, अग्रगामी भी कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। समानताएं देखिए महाराणा प्रताप और इनमें क्या रही। प्रताप की तरह चंद्रसेन ने भी मुगल शक्ति का डटकर सामना किया है और कष्ट सहे हैं, पहाड़ों में भटके हैं, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि एक चेंज ये भी है कि ये स्वीकार करने के उद्देश्य से गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप कभी नहीं गए।
कि ये तो नागौर दरबार में स्वीकार करने के उद्देश्य से गए थे। इन्होंने देखा कि अकबर का रुझान इनके भाइयों की तरफ है, अगर नहीं होता, अकबर रुझान दे देता सही तरीके से, तो ये स्वीकार कर भी लेते। तो इनकी मजबूरी भी थी कि इन्होंने स्वीकार नहीं की, इसके पीछे ये कारण भी है। ठीक है, उपाधि देखिए कि इसी अटूट साहस के कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक टाबरों, इसी के साथ में आपके आज की ये आरबीएससी की क्लास पूरी हुई। तो कल नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीजें करवा दूं। अरे 2-3 महीने की बात है, छठी से लगा के 10वीं तक की सारी किताबें अपने कंप्लीट हो जाएगी। अरे सबसे ज्यादा जोर ही 10वीं की किताब में पढ़ना है, और सबसे ज्यादा जोर 10वीं की किताब के पहले चैप्टर में पढ़ना है। सिर्फ 10वीं की किताब जो है आपके 1.5 से 2 महीने चलेगी, और बाकी जो है 1-1.25 महीने के अंदर बाकी सारी किताबें हो जाएगी। छठी से 9वीं तो 1-1.25 महीने का ही काम है, और 10वीं की किताब ही मेन है, और उसमें भी पहला चैप्टर मैन है, यानी पूरा इतिहास आ रहा है। देखो मैं चाहता हूं तो मतलब पहला चैप्टर यानी 10वीं रो 3 दिन में भी करा सकता हूँ क्या? हाँ, जो आरबीसी में दियोड़ो है कि खाली वही शब्द कराना, वही लाइना करानी, तो बात मैं 3 दिन में करा देता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य वो है कि भाई मालदेव आयो तो मालदेव पूरे पढ़ा, चंद्रसेन आयो तो चंद्रसेन पूरा पढ़ा, इनके बीच में कोई पावरफुल शासक आर्य है जो प्रश्न बन सके एग्जाम में। अपन उद्देश्य तो वही है ना कि एग्जाम में बनने वाला प्रश्न अपन सारा सारा क्लियर करा। तो मूल किताब में जो चीज दी हुई है, बात तो पढ़नी है, लेकिन मूल किताब रे अड्डे बड़े जो सिलेबस में कवर हुए चीजा वे भी तो पढ़नी जरूरी है ना। तो एक खातिर मैं पूरा ही कंसेप्ट लेन चल रही हूं कि मतलब तैयारी कराओ तो एडी कराओ कि हाथ 4 लोगों के बीच में मतलब बैठ एंड सीनो ठोकर कह सका कि भाई पढ़नो भी है ना अगर तो, बट देख लो पढ़न भले ही मतलब फीस नहीं ले, लेकिन पढ़ाई तो तबियतों के सीधा सीधा सवाल बनाए एग्जाम में। तो अपार तो उद्देश्य उसी से है ना। और ये सीईटी की टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को बता दिया। देखो समय व्यर्थ मत करना, सीटें फुल हो जाएगी, फिर ये सोल्ड आउट हो जाएगी, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अभी ऑफर है, 7 दिन तक ऑफर रहेगा, 7 दिन के बाद में भी लिखा हुआ है 7 दिन तक तो ये ऑफर है, उसके बाद में प्राइस हो जाएगी 275। जीएसटी और जुड़ेगा तो फिर देख लो और रकम बढ़ती है फिर। ठीक है, समय पे ज्वाइन करो, समय पे जो है आप लोग एनरोल हो जाते हो तो आपकी जो है चिंता खत्म। ठीक है, चलिए साथियों, आज की इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।